फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे, आप देख रहे यूट्यूब चैनल नीरज विद मैं जीएस। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज मेरा चर्चा का विषय है, कह सकते हैं कि बहुत ही होनहार महापुरुष कहेंगे कि आज़ादी बचाओ के जनक एवं भारत स्वाभिमान आंदोलन के प्रणेता माननीय राजीव जी, आप सभी जानते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व को धारण करने वाले व्यक्ति थे कि जो कभी किसी से डरे नहीं, कभी किसी के सामने झुके नहीं। जो उनको लगा वो तर्क वो देते रहे और सदैव भारत के सुरक्षा व्यवस्था पर और सदैव भारत के उन्नति पर वो बात करते रहे, चर्चा करते रहे। यहाँ तक कि वो हमेशा ये चाहते थे कि आयुर्वेद को आगे बढ़ाया जाए और जो अंग्रेज़ी दवाएं हैं उनका क्या किया जाए, उनको पीछे किया जाए। साथ में वो हमेशा क्या चाहते थे कि जो विदेशी कंपनियां अपने भारत पे राज कर रही हैं, उनकी सारी दवाएं, सारी चीज़ें भारत में चल रही हैं, उनको तिरस्कृत किया जाए, बहिष्कृत किया जाए और भारत में जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनको अपनाया जाए, विदेशी को त्यागा जाए और स्वदेशी को अपनाया जाए। लेकिन मित्रों, सच कहा गया है, सच का गला घोटा जाता है। सच बहुत दिनों तक बोला नहीं जाता है। आप सभी ने सुना होगा कि सच परास्त नहीं होता है, परेशान होता है। लेकिन मित्रों, आज जो दौर चल रहा है इसमें सच परेशान के साथ साथ परास्त भी होता है, सच का गला भी घोटा जाता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर सच का गला घोटा गया है। ये मैं नहीं कहता हूं कि सच इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सच है, सच बोलने वाले को हमेशा क्या किया जाता है, दबाया जाता है। क्योंकि इस दुनिया में सच बोलने वालों की और सच सुनने वालों की जो संख्या है वो दिनों दिन घटती जा रही है। वो वही हो जा रहे हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि कहते हैं ना कि इनको विश्व विरासत की चीज़ें रख दीजिए, तो वही विश्व विरासत में ये भी हो रहे हैं कि सच बोलने वालों को विश्व विरासत में रखना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए। नहीं, एक दिन इस धरती से सत्य बोलने वालों की संख्या क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ऐसे ही मित्रों, राजीव दीक्षित जी थे, इनका हमेशा से जोर था, पुरजोर तरीके से ये विदेशी कंपनियों का विरोध करते थे, विदेशी वस्तुओं का विरोध करते थे। ये स्वदेशी अपनाना चाहते थे, स्वदेशी को ये चाहते थे कि अपने देश में आयुर्वेद का बढ़ावा मिले और आयुर्वेद से बहुत सारी चीज़ें ये करना चाहते। जैसे कि इनके साथी ही बाबा रामदेव जो हैं, आज ये इन्होंने पतंजलि योगपीठ के जो मुख्य बन चुके हैं, मुखिया हैं। ये क्या हैं, जैसे पहले राजीव दीक्षित ही इस मुहिम को आगे बढ़ाया। अगर राजीव दीक्षित होते तो बाबा रामदेव इतना आगे न बढ़ पाते, ये श्योर था। तो यहाँ मित्रों ये देखिए कि जैसे बाबा रामदेव यहाँ पतंजलि योगपीठ के द्वारा योग के माध्यम से देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विदेशी हटाना चाहते हैं, स्वदेशी लाना चाहते हैं, काला धन को, इनका भी कहना था कि काला धन को लाएंगे, जबकि इनका मुहिम अब बदल चुका है। ये उन चीज़ों पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं जो कि देना चाहिए था। 2009 में जब ये राजीव दीक्षित से मिले थे तो इन दोनों का एक ही रास्ता था कि भारत को हम क्या करेंगे, आगे ले चलेंगे। और उद्देश्य तो ये लोग ये भी बना चुके थे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में हम अच्छे लोगों का चुनाव करेंगे और उनको संसद, लोकतंत्र की मंदिर कहे जाने वाले संसद में पहुंचाएंगे और देश को अच्छी सुदृढ़ सरकार देने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन मित्रों, होता क्या है, आपको मैं पहले ही कह दिया है, सच क्या होता है, परेशान के साथ साथ अब परास्त भी होने लगा है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब सच बोलने वालों का गला घोटा जाता है। सच आप बोलेंगे तो सच सुनने वालों की संख्या घट रही है। सच अगर आप बोलेंगे तो नौकरशाहों को भी तकलीफ होती है, नेताओं को भी तकलीफ होती है, क्योंकि वो सच के राह को छोड़ करके अलग राह पे चल चुके हैं। मित्रों, जैसे राजीव दीक्षित का कहना था, वो हमेशा चाहते थे कि जो टैक्स व्यवस्था है वह क्या की जाए कि एक सेंट्रलाइज्ड कर दी जाए, सेंटर की एक टैक्स होनी चाहिए। इसमें नहीं तो क्या होती है कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, नेता जो होते हैं, इनकी जेब भरी जाती है और जो ये टैक्स आता है उसके लगभग 80% टैक्स क्या होता है, यहीं रुक जाता है और कुछ ही % सरकार के पास पहुंचता है। जैसे इनको ये भी था कि झूठा ऐड करने वाले लोगों से भी तकलीफ होती थी। और सच भी है कि जैसे आप हेमा मालिनी को इन्होंने स्पष्ट कहा था कि लक्स से साबुन लगाने से इतनी खूबसूरत नहीं है, इसका खूबसूरती का राज कुछ और है। तो देखिए मित्रों, क्या है कि पैसे कमाने के लिए आप किसी भी चीज़ का प्रचार कर देते हैं। जैसे आप देखिए केसरी जुबा देखिए, गुटखे का प्रचार हो रहा है, इलायची का प्रचार हो रहा है, किसी भी चीज़ का देखिए प्रचार इतने पुरजोर तरीके से होता है, जबकि वास्तविकता नहीं होती, लेकिन आप पैसे के लिए प्रचार कर देते हैं। और लोग क्या होते हैं, आपको फॉलो करते हैं, इसलिए आपके कहे हुए अनुसार उस पर क्या होते हैं, दौड़ देते हैं। ये हमेशा इन सब चीज़ों का विरोध करते थे कि जो सच्चाई नहीं उसका आप प्रचार मत कीजिए।
उसके बाद मित्रों देखा जाए, अगर हम बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था, भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर भी इनका सवाल हमेशा खड़ा करते थे। ये एलपीजी जो सिस्टम आया था उस पर भी ये तो इसको ये तक कहते थे कि ये भारत के लिए क्या है, विश्वघाती है। उसके बाद अगर हम बात करें मित्रों तो ये मॉडर्न मेडिसिन जो व्यवस्था है इस पर भी इनका विरोध होता था। ये चाहते थे मॉडर्न मेडिसिन जो व्यवस्था है उसको हटाया जाए और क्या किया जाए, आयुर्वेद को आगे बढ़ाया जाए। लीगल सिस्टम जो कानून व्यवस्था यहाँ की है इसको भी ये इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते थे और कहते थे ये अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून का क्या है, फोटोकॉपी है। इस फोटोकॉपी को नहीं बल्कि हमारे देश में जो लोग हैं लोगों के अनुसार यहाँ पर कानून, अपना कानून बनाया जाना चाहिए कि लोगों की क्या आवश्यकता है, हमें दूसरे के कानून पर आश्रित या दूसरे के कानून को लेकर के नहीं चलना चाहिए मित्रों। इस प्रकार से इनका क्या था, बहुत प्रकार के विरोध। और मित्रों आगे इन्होंने यहाँ तक कि नेहरू जी उस समय सरकार में थे, नेहरू जी की भी बात ये करते हैं कि नेहरू जी के बारे में, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भी बहुत सारी बातें करते हैं कि एक अंग्रेजी महिला एडवीना थी, उनके लिए ये बोलते हैं, खुल करके बोलते हैं कि इनके ये अफेयर थे। और फिर क्या होते हैं कि इनके कुछ ऐसी तस्वीर उनके पास थी जिसके वजह से ये क्या थे कि वो हमेशा उनके पक्ष में रहा करते थे। देखिए यहाँ तक क्या सच्चाई है, क्या गलत है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये खुल करके हर प्रकार के हर लोगों का विरोध किया करते थे। और ये भी सत्य है मित्रों, सही कहा गया है, जिस तरफ हवा चले उस तरफ आपको झुकना चाहिए, नहीं तो आप क्या होंगे, टूट जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, जिस तरफ हवा चली उस तरफ ये नहीं चले, ये अपने वसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर चले। यही वजह हुआ कि 43 वर्ष की उम्र में इनको कह सकते हैं इस धराधाम को छोड़ के जाना पड़ा। और मित्रों देखिए क्या होता है कि ये छत्तीसगढ़ के उस समय दौरे पे थे, वहाँ बहुत सारे भाषण दे रहे थे। इनका कार्यक्रम था 26 से 29 नवंबर के बीच, और वहाँ पे ये कार्यक्रम में यहाँ अपने भाषण को दे रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे। और अंतिम दिन क्या होता है कि 30 नवंबर को इनको वहीं भिलाई से दुर्ग जाने के समय उनकी तबीयत गड़बड़ होती है। और ऐसा बताया जाता है कि उस समय ये एलोपैथ को ही लेना, मतलब ये आयुर्वेद को लेना चाहते थे और अंग्रेजी दवाओं को नहीं लेना चाहते थे। उस समय बाबा रामदेव का एक वीडियो भी होगा, आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत पड़े हुए हैं, कि उन्होंने कहा कि मैंने कई घंटे तक उनको समझाया, तब जा करके वो ये माने कि हाँ मैं वो दवा ले लूँगा। और मित्रों फिर क्या होता है कि वहाँ पर इनको डॉक्टर क्या करता है कि बताता है कि इनको हार्ट अटैक है, हृदयघात की बीमारी की वजह से इनकी मौत होती है। जबकि इनको वहाँ जब जेट के द्वारा हरिद्वार पहुँचाया जाता है मित्रों, तो वहाँ इनके समर्थक जो जुटे रहते हैं, समर्थकों के द्वारा बताया जाता है कि इनके शरीर पर काले नीले धब्बे पड़े रहते हैं और इनकी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, वो छिलनी जैसी होती है, मतलब कि खुरदरी जैसी हो जाती है। समर्थकों का कहना था कि इनकी पोस्टमार्टम कराई जाए, और पोस्टमार्टम नहीं हुआ और परिवार भी बहुत नहीं चाहता था, और फिर क्या हुआ, दाह संस्कार कर दिया जाता मित्रों। तो यहाँ पर ये होता है कि राजीव दीक्षित जी की जो मौत हुई थी वह वास्तविक मौत थी या मर्डर था, ये आज भी मिस्ट्री ही बना हुआ है मित्रों। कोई खुल के नहीं बता पा रहा है कि इनकी मौत थी, इनका हार्ट अटैक से मौत हुई थी, या फिर ये जो काले नीले धब्बे पड़े हुए थे ये धब्बे क्यों थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप सभी जानते हैं कि जब बड़े लीडरों की या बड़े लोगों की मौत होती है तो उसकी पोस्टमार्टम कराई जाती है, और लोग जब उसका विरोध भी कर रहे हैं, लोग उसकी मांग भी कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम होनी चाहिए, फिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं की गई, ये सवाल जरूर खड़ा होता है उन समर्थकों के लिए जो समर्थक उनके पीछे हमेशा खड़े हुए थे। देखिए मित्रों सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब इंसान किसी को मानना स्टार्ट कर देता है तो उसी को सब कुछ मानता है। जब उसके साथ अन्याय होता है तो उस अनुयायियों के लिए बहुत बड़ी क्या होती है, हृदय विदारक क्या होती है घटना उसके साथ घटती है। और यही हुआ राजीव जी के समर्थकों के साथ। समर्थक ये चाहते थे कि जो भी सच हो, सही हो या गलत हो, हम नहीं कहते, लेकिन इनके शरीर पे जो काले नीले धब्बे पड़े हुए हैं, इनकी शरीर के जो स्किन खुरदरी हो चुकी है, बहुत सारे ब्लड इनके नाक के अगल बगल जमा हो चुका है, उनको शंका था, तो इस शंका का समाधान करना आवश्यक था, उनका पोस्टमार्टम करवाना आवश्यक था। लेकिन न जाने क्या हुआ कि वो मिस्ट्री ही पड़ गई। वही हुआ जैसे कि देश के मेहनी प्रधानमंत्री, देश को आगे ले चलने वाले प्रधानमंत्री, हमेशा जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ हुआ था कि उनका भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी, पोस्टमार्टम उनका भी नहीं कराया गया था, जबकि उनकी परिवार भी चाहता था कि उनका पोस्टमार्टम कराया जाए। लेकिन मित्रों ये
बता दें कि भारत में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पर संदेह होता है, संदिग्ध मामला होता है, तो वहां पर पोस्टमार्टम न करा के सीधे दाह संस्कार करा दिया जाता है। और मित्रों, ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि लोग कहते हैं ना, सच परेशान होता है, परास्त नहीं होता है। लेकिन आज की दुनिया में मित्रों ऐसा देखा जा रहा है, जो सच बोलता है उसका गला घोटा जाता है, और सच को परेशान नहीं बल्कि परास्त कर दिया जाता है। सच का गला घोट करके उसको दबा दिया जाता है, उसको दफन कर दिया जाता है। और मित्रों, ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, लेकिन जब तक चल रहा है सिर्फ और सिर्फ अन्याय हो रहा है। जबकि ये होना चाहिए कि जो व्यवस्थाएं हैं व्यवस्था के अनुकूल होना चाहिए। लेकिन देखेंगे आप, और कहानियां मैं बताता हूं कि जिस समय पोस्टमार्टम नहीं होता है, रात्रि में जिस समय पोस्टमार्टम नहीं, उस समय भी लोगों के पोस्टमार्टम हुए, और बड़े लोगों के पोस्टमार्टम हुए हैं। कुछ साल पहले की घटना में नाम नहीं लूंगा। और जिस समय पोस्टमार्टम होने चाहिए उस समय भी पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है। इसका क्या वजह है? क्या सरकार की मंशा है, क्या लोगों की मंशा है, मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन मैं यही जानना चाहता हूं कि अगर जो न्याय है, न्याय को न्याय कहा जाए, न्याय को अन्याय कहा जाए, और सच का गला न घोटा जाए। ऐसा नहीं है कुर्सी और पद के गरिमा में आप घमंड में डूब जाएं और अपने पद का अनावश्यक क्या करें, लाभ उठाएं। देखिए मित्रों, ये जो लोकतंत्र बना हुआ है जनता द्वारा बना हुआ है, और निश्चित रूप से अगर यह सही नहीं चलेगा तो एक दिन उखाड़ फेंक दिया जाएगा। इसलिए सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। और नेता जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेता माना जाए तो देश को चलाने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन वो देश को चला नहीं सकते, चला नहीं रहे हैं, बल्कि खुद को चला रहे हैं, खुद की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर वास्तव में नेता सही हो जाए मित्रों ना, तो कोई भी अधिकारी गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसी के तो अधीन सब कुछ है। लेकिन सब जगह क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ वही मुंह दिखी वाली बात होती है, और जिसका पक्ष बड़ा दिखता है उस तरफ क्या होती है, सरकार भी झुकती है, और जिसका पक्ष कमजोर दिखता है उस तरफ भी क्या होती है, सरकार क्या होती है, उसके विरोध में होती है। मित्रों, इस प्रकार से ये रहा राजीव दीक्षित की कहानी। और राजीव दीक्षित जी देखिए ऐसे व्यक्ति हुए कि जिस तारीख को वो 30 नवंबर को जन्म भी लेते हैं और 30 नवंबर को अपने शरीर को इस धराधाम से त्याग भी देते हैं। फिर मित्र मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।